Hi students, welcome back to CS Ninja. So I CS Vrinda will be taking up your part B again. So party is being covered by Kusum. So let's decode sample paper set 2 of this paper 3 of CSET. So let's begin with question number 5. Define who is an entrepreneur and elucidate the traits of entrepreneur. So this is your question. तो entrepreneur होता कौन है? एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन है जो एक आइडिया लेके आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जैसे आपने बोट सुनी होगी, बोट इज अ कंपनी, तो इट स्टार्टेड बाय अमन गुप्ता। तो वो क्यों लेके आए थे, क्यों उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया ना। तो सिमिलरली एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना आइडिया लेके आता है, उस पर काम करता है, इनोवेटिव आइडियाज लेके आया, ठीक है, रिस्क लेता है वो प्रॉफिट ग्रो प्रॉफिट करने के लिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर डेडिकेशन, हार्ड वर्क, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो हम अब यही पढ़ने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर होता कौन है। डिफाइन हु इज एन एंटरप्रेन्योर। तो बिगनिंग विद द क्वेश्चन की उससे देखें हम, तो अगर एक पेपर में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू डिफाइन कि कौन है एंटरप्रेन्योर। उसके बाद उसके ट्रेट्स बताने हैं आपको, लाइक दिस क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो गया, ये डेडिकेशन, हार्डवर्क हो गया, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को भी इन डिटेल, ठीक है। तो डिफाइन हु इज एन एंटरप्रेन्योर, तो इसमें आप ऐसे डेफिनेशन तो याद कर ही लेना। आइडिया लेके आता है वो, उस रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है उसके अंदर, ठीक है, बिजनेस चलाता है, और प्रॉफिट्स शेयरिंग किसी के साथ तो उसे नहीं करनी। ही इज द एंटरप्रेन्योर, ओनर है वो, ठीक है। प्रॉफिट्स वो डिटरमाइन करते हैं, कैसे प्रॉफिट्स को उसे और ज़्यादा अर्न करना है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डेवलप्स, ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेजेस हिज ओन एंटरप्राइज। देखता है वो कैसे उसे डेवलप करना है, कैसे मैनेज करना है एंटरप्राइज को, कैसे करेगा वो रिस्क लेके। अनसर्टेनिटी भी होती है, कोई ये तो है नहीं कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया आज ही प्रॉफिट्स हो जाएंगे, है ना। तो उस अनसर्टेनिटी तो रहती ही है। रिस्क लेता है वो कि कोई सक्सेस की गारंटी तो है नहीं, बट स्टिल ही टेक्स रिस्क। किस लिए? ताकि वो प्रॉफिट्स अर्न कर सके और सक्सेस अर्न कर सके, है ना। तो वर्ड एंटरप्रेन्योर मीन्स वन हु अंडरटेक्स एन एंडरवियर, ठीक है। तो वैसे ही वो क्या करता है, अपने आइडियाज को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। लेट्स बिगिन विद द ट्रेड्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योर कोई वो तो है नहीं ना, कॉपी नहीं करता वो किसी की आइडियाज, वो अपने आइडियाज इंडिपेंडेंटली लेके आता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स, मेथड्स ऑफ बिजनेस। उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तब तक रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होगी तब तक वो आगे काम नहीं कर पाएगा, ना ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसे हो सकती है? सपोज किसी का अच्छा पैकेज है, जॉब में है, वो छोड़ के कोई नया बिजनेस, अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है, ठीक है। डेडिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो ये कोई ओवरनाइट तो बन नहीं जाता एक सक्सेसफुल आपका बिजनेस, है ना। तो उसके लिए आपको प्रॉपर डेडिकेशन और हार्ड वर्क होनी चाहिए। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे वर्क विद प्रॉपर कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस टू अचीव देयर गोल्स। दिन रात काम करके प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटी। उन एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब दे शुड बी एबल टू मोटिवेट पीपल। उनके गोल सेट होते हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि ये अचीव करना ही करना है। वो कैसे करेंगे? अपनी टीम में एम्प्लॉयज रखा है तो उनको भी मोटिवेट करेंगे ना। दिस इज द वे दे शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे किसी और को भी उसके लिए डाउट हो, लेकिन ही शुड हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ कि वो कर लेगा, उसे करना है एक दिन। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। जो फ्लेक्सिबिलिटी में है कि एंटरप्रेन्योर्स को ना चेंज करना पड़ता है, जैसे मार्केट में रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मार्केट कंडीशन अगर कुछ चेंज हो रही है तो उन्हें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो कि कोचिंग क्लासेस जब शिफ्ट हो गई ऑनलाइन, कब से? कोविड-19 जब से आया था उसके बाद से ऑनलाइन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये नहीं कि एंटरप्रेन्योर ने अपना कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं फिजिकली ही पढ़ाऊंगा। अगर मार्केट कंडीशंस ये डिमांड कर रही हैं तो ही शुड चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। ये तो है नहीं कि एक ही बार बिजनेस स्टार्ट किया आपका प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होगा, देयर मे बी लॉसेस, लॉस हो सकता है। तो पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। डिफिकल्टीज भी आएंगी, फेलियर्स भी फेस करेगा वो, तो फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। तो डिटर्मिनेशन और पेशेंस होना चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड कॉम्पिटिटिव। उन्हें अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए कि कैसे वो दूसरों से बेटर कर सकते हैं और लॉन्ग रन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो दे शुड एम टूवर्ड्स दैट ओनली। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू
अपॉर्चुनिटीज। इस पॉइंट का मतलब समझो कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना बिजनेस में, तो उन्हें उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी देखना है कि ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड आने वाला है, तो वो उसकी तरफ मूव ऑन कर सकता है। ये कुछ ट्रेट्स हो गए एंटरप्रेन्योर के कि आपको याद करने हैं। क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, फ्यूचर ओरिएंटेड एंड कॉम्पिटिटिव, एंड एबिलिटी टू कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये ट्रेट्स हो गए, और उसमें एक दो लाइन का कंक्लूडिंग लाइन होना चाहिए कि जैसे इसमें लिखा है कि एंटरप्रेन्योर एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है इनोवेशन लीडरशिप के थ्रू। Moving on to next question, question number 5, part B. What is the meaning of business environment and discuss its importance? तो इसमें हमें क्या पूछा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बताओ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस बताओ क्या है। तो स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सारे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स फोर्सेस जो एक फंक्शनिंग की कंपनी की बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्यों ज़रूरी है? देखो, कोविड-19 में काफ़ी सारे बिजनेसेस शट हो गए जिन्होंने चेंज नहीं किया, फॉर एग्जांपल अपने आप को, है ना? दैट कैन बी द एग्जांपल। तो इसमें बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो इफेक्ट करती हैं बिजनेस को, हर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक हो गए, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स जनरली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं। सो बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं सर्वाइव करने के लिए मार्केट में, दे हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, सपोज कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में नए, वो कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो एक बिजनेस को भी वैसे ही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है ना? तो अब हम बढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है, फैक्टर्स फोर्सेस हैं जो इफेक्ट करती हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें अपॉर्चुनिटी का पता लगता है। कैसे पता लगता है? जैसे ऑनलाइन शॉपिंग और अमेज़न वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह ने ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये अमेज़न वगैरह ने अपना ऑनलाइन ट्रेंड्स ऐसे कैसे शुरू शुरू किया? उन्होंने बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया होगा। तो एक बिज़नेस को अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है सारी अपॉर्च्युनिटीज़ एंड ग्रोथ को अचीव करने के लिए। तो इट्स नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज़। इस पॉइंट से क्या मतलब समझ में आ रहा है? बताओ किसी को एनी आइडिया कि यूज़फुल रिसोर्सेज़ से क्या मतलब समझ में आ रहा है? 1 मिनट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कंपनी को कि वो अपने कैसे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकती है। कैसे, सपोज एक चिल्ड्रन भी है, वो पढ़ रहा है कोई बच्चे, तो उन्हें भी तो रिसोर्सेज की नीड है ना, बुक्स चाहिए उन्हें। बिजनेस को भी वैसे सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज की नीड है। तो वैसे उन्हें देखना है कि उन्हें प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को। नेक्स्ट इज कॉपिंग विद चेंजेस। तो बिजनेसेस को भी एनवायरनमेंट को स्टडी करना है। उसके बाद जैसे-जैसे चेंजेस आ रहे हैं, सपोज़ टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ रहे हैं, कस्टमर प्रेफ़रेंसेस में कुछ चेंज आ रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कुछ चेंज आ रहे हैं, तो बिज़नेस को भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर बिज़नेस अपने आप को चेंज नहीं करेगी ना, तो बिज़नेस वोंट सर्वाइव इन द मार्केट। नेक्स्ट इज़ असिस्टेंस इन प्लानिंग। जो बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं अच्छे से कंपनीज़, उनको बहुत फ़ायदा होता है आगे की प्लानिंग करने में भी। उनके फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए एनवायरनमेंटल एनालिसिस जो करते हैं, दैट इज़ रियली हेल्पफुल। कैसे? जैसे फैशन कंपनीज़ हैं, वो सबसे पहले मार्केट को स्टडी करते हैं कि क्या लोगों की प्रेफ़रेंसेस हैं। उसके अकॉर्डिंग वो अपने आगे नए-नए फैशन ट्रेंड्स वगैरह निकालती है ना। तो एनवायरनमेंट को स्टडी करने से इट रियली हेल्प्स इन प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। कैसे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा? बिज़नेसेस जो अपने आप को अडैप्ट कर लेती है ना एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग, तो वो कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना? तो इट विल रियली हेल्प इन देयर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। इसमें यही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, कंपनी को ना आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए उसके फ्यूचर रिस्क्स क्या होंगे, और प्रिपेयर करना चाहिए इन एडवांस खुद को। कैसे करेगा वो ऐसे? जैसे कोई एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं,
कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है तो उन्हें क्या है, इन्हें भी रिस्क रहता है ना कि वो जो है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रहता है, तो उन्हें वो सब स्टडी कर लेना चाहिए, उन्हें आइडिया लग जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करके कि क्या कुछ होने वाला है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस कितनी आने वाली हैं, नॉट दैट। तो रिस्क मैनेज उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है ना, तो पहले ही वो अपने एक बेटर चेक्स लेके चलने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड गवर्नेंस। तो कंपनीज को जो है प्रॉपर लॉज रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए, उससे क्या होगा, पेनल्टीज भी नहीं लगेंगी और लीगल प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा बहुत हेल्पफुल है इन सब पॉइंट्स में, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। दिस क्वेश्चन मे कम इन योर फाइनल्स टू। क्या क्या पॉइंट्स हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के आइडेंटिफाई के लिए हेल्प करता है, यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने के लिए, कॉपिंग विद द चेंजेस, प्लानिंग के लिए हेल्प करता है, परफॉर्मेंस के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कंप्लायंस एंड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, इसमें भी आपको सिमिलरली मेंशन करना है, स्टार्टिंग विद द मीनिंग, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग विद योर मीनिंग, एंड देन इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स आ गए, देन गिव सम कंक्लूडिंग लाइंस ऑल्सो, कंक्लूजन दे दो थोड़ा छोटा सा ना, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और ये सब क्या हेल्प करता है कि सक्सेस में, बिजनेस के सर्वाइवल ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, इट्स रियली हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सेबी स्टैंड फॉर एंड हाउ कैन इट्स फंक्शन एंड पार्ट्स बी ब्रीफली डिफाइंड। तो सेबी क्या होता है, सबने सुना होगा व्हाट इज सेबी। सेबी इज बेसिकली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटर है, एक्चुअली स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना इसमें मार्किंग के लिए, नाउ विल यूज रेड कलर, ग्रीन कलर। आई गेस इससे दिख नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है ना। बताओ, अगर जो है कंपनीज हैं वो चीट करना स्टार्ट कर दें इन्वेस्टर्स को, क्या होगा फिर? फ्रॉड करना स्टार्ट कर दें, फेक शेयर प्राइसेस बढ़ाएं, फेक फेक इन्फ्लेशन कर दें मार्केट के अंदर, तो इन सब के ऊपर चेक रखने के लिए सेबी है हमारे पास। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को एंड रेगुलेट करता है सारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स को। ठीक है, तो सेबी क्या है, स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज एस्टैब्लिश अंडर सेबी एक्ट 1992। ये क्या करता है, रेगुलेट एंड मॉनिटर करता है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को, प्रोटेक्ट करता है, मैंने बताया अभी, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ठीक है, इट इंश्योर्स कि शेयर जो कैपिटल मार्केट है सारे फंक्शन प्रॉपरली करें, फेयर, ट्रांसपेरेंट है, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। तो सेबी को बेसिकली हमारा वॉच डॉग बोला जाता है ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस का, इट्स अ वॉच डॉग एज इट कीप्स इट चेक, आई रखता है ना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस, कुछ गलत काम ना हो सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, लोगों का पैसा लगा हुआ है ताकि ट्रस्ट बना रहे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस क्या हैं सेबी के। इसके तीन फंक्शन है मेन, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, PRD। ठीक है, कैसे भी इसका शॉर्ट फॉर्म मेमोरी टेक्निक बनाओ, इसको याद करना है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल फंक्शंस। तो सेबी परफॉर्म करता है ये फॉलोइंग, ये मेजर फंक्शन है इसके। प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या है, क्या नाम से क्या लग रहा है कि प्रोटेक्ट करता होगा इन्वेस्टर्स को, बिल्कुल सही। तो ये फंक्शन प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को फ्रॉम फ्रॉड एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, इसमें कुछ मतलब कैसे प्रोटेक्ट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग बाय कंपनी इनसाइडर्स। कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। सपोज कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, ये कंपनी अपने जैसे रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, बैलेंस शीट्स अपनी डिस्क्लोज करती है, वो उसमें डिस्क्लोज करने वाले कि प्रॉफिट ज़्यादा आने वाले हैं, और वो डिस्क्लोज करने से पहले दिन शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनी के ऑफिशियल्स, और कल शेयर प्राइस बढ़ने वाला उन्हें पता है, तो ये क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई ना। तो सेबी कीप्स एन आई, तो ये सब अलाउड नहीं है, तो वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग बाय कंपनी इनसाइडर्स। प्रिवेंट्स प्राइस रिगिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं ना कंपनीज, अपने प्राइस को बढ़ा देती हैं या गिरा देती हैं, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये सब अलाउड नहीं है, सेबी इनको भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज अनफेयर प्रमोट्स फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, तब ताकि सब कुछ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस ट्रांसपेरेंट वे में हो, फेयर हो, तो सेबी प्रमोट्स दैट। और सेबी क्या करता है, इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करता है, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बनी रहे, उन्हें पता लगता रहे कि क्या सब फ्रॉड्स मार्केट में हो रहे हैं, तो इनसे भी
लोगों को बच के रहना है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या है कि सेबी रेगुलेट करता है इंटरमीडियरीज को एंड मार्केट ऑपरेशंस को। इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए क्या करता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है कंपनीज के लिए, इंटरमीडियरीज के लिए। रेगुलेट करता है स्टॉक ब्रोकर्स को, मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस को, सब पे आए रखता है। रेगुलेट करता है टेक ओवर ऑफ कंपनीज। ये आप आगे सीएस एग्जीक्यूटिव में डिटेल में पढ़ोगे एक सब्जेक्ट के अंदर। टेक ओवर ऑफ कंपनी में मतलब एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है ना, ए इज एक्वायरिंग बी कंपनी, तो वो कुछ अनफेयर वे में ना करे, तो उसके ऊपर पूरे रेगुलेशंस बनाए हैं सेबी ने कि प्रॉपर एक फेयर मैनर में होना चाहिए। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और ऑडिट भी कर सकता है स्टॉक एक्सचेंजेस की सेबी, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल फंक्शंस। डेवलपमेंटल फंक्शंस में क्या है कि सेबी हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट में। यू कैन राइट ऑल्सो मिनी पॉइंटर्स इफ यू वांट कि ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट में हेल्प करता है सेबी। कैसे कैसे हेल्प करेगा ग्रोथ में? ट्रेनिंग देगा मार्केट इंटरमीडियट्स को, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट करेगा कि सब डीमैट में ट्रेडिंग करो, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। इंकरेज करेगा एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट प्राइसेस को, ठीक है, ताकि सब स्मूथ एंड लो कॉस्ट ऑपरेशंस हो। ये सब सेबी प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ सेबी। इसके अंदर हम थोड़ा सा लिख सकते हैं पावर्स ऑफ सेबी भी, और पूछा है हाउ कैन इट्स फंक्शन एंड पावर्स भी ब्रीफली डिफाइन। तो आपको देखना है कि कैसे 5 मार्क्स के अंदर आप सब कवर कर सको, फंक्शन डिस्क्राइब किए, मीनिंग किए, और देन कमिंग टू पावर्स। पावर्स की 3 पावर्स हैं। फर्स्ट इज क्वासी जुडिशियल पावर्स, नेक्स्ट इज क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स, एंड अनदर इज क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये 3 आप ऐसे याद रखना। देखो, ये तो है जज की तरह काम करता है, ये काम करता है लॉ मेकर की तरह, और ये काम करते हैं पुलिस वाले की तरह। देखो, सेबी कैन कंडक्ट हियरिंग्स एंड पास जजमेंट्स, कि जज की तरह काम कर रहा है ना वो, हियरिंग्स भी सुनता है और जजमेंट्स भी पास करता है, किससे रिलेटेड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। एंड इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपकी कोई ग्रीवेंस है, कोई कंप्लेंट है अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर या मार्केट के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट किसी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वासी लेजिस्लेटिव पार्स, मतलब सेबी के पास पार्स हैं, वो रूल्स रेगुलेशन सिक्योरिटी मार्केट को चलाने के लिए बना सकता है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अच्छे से हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वासी एग्जीक्यूटिव पार्स। इसमें क्या है, वो इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या वायलेशंस, कौन सी कंपनी वायलेशन कर रही है रूल्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनकी देख सकता है। तो एक पुलिस वाले नहीं होते जैसे कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो सिमिलरली वो इन भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सेबी लीगल एक्शन ले सकता है जो वायलेट कर रहे हैं। और सेबी की अगर कोई नॉन कंप्लाइंसेस करता है तो उस पर हैवी पेनल्टीज लगाता है सेबी। तो सिमिलरली आप ये जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मीनिंग पार्स फंक्शंस लिख के एक दो लाइन कंक्लूडिंग लाइन लिखना कि सेबी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द इंडियन कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में, एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट। सो 5D is, in today's international world, organizations do not operate in isolation, and their decisions, performance, and competitiveness are shaped by global trends. तो ये क्या कर रहा है, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसने पूछा है क्या आगे की फीचर्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जो कंपनीज हैं कोई आइसोलेशन में तो काम कर नहीं रही, ठीक है, तो अब वो ग्लोबली काम कर रही हैं। कैसे? कोई भी कंपनी है, दे आर वर्किंग ग्लोबली नाउ। कैसे? आजकल बिजनेस ग्लोबल बनते जा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे हमारी कंट्री को देख लो, इंडिया क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करती है ना, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है क्रूड ऑयल को लेके, ठीक है। तो आजकल बिजनेसेस भी हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल होते जा रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इम्पैक्ट करते हैं। एक कंट्री में कुछ हो रहा है तो दूसरी कंट्री में, अब वॉर बाहर हो रही है तो हमारी कंट्री के पेट्रोल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये सब क्या है, बाहर कुछ हो रहा है तो सब ग्लोबली कनेक्टेड हो गया ना, तो अब जो है आइसोलेशन में काम नहीं कर रही आप, सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो गया है ग्लोबली, ठीक है। तो जो ग्लोबली सब इंटरकनेक्टेड हो गया ना, कि अब
उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट इट रेफर्स टू द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चर, लीगल एंड इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस जो बिजनेस को इफेक्ट करता है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस आइसोलेशन में काम नहीं करती हैं, इट्स ऑल्सो मेंशन हियर। और इनका कोई भी डिसीजन ग्लोबल ट्रेंड से बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो ऑल द इंटरनेशनल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को अक्रॉस द कंट्रीज, अब हम वो पढ़ने वाले हैं सब। ठीक है, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल इज अ कंपनी, सबको पता है आईफोन्स की। तो वो डिजाइनिंग कहाँ होती है, यूएसए में होती है उसकी। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, मोस्टली उसकी चाइना में होती है ना। प्रोडक्शन कहाँ हो रही है उसकी, सोल्ड कहाँ हो रहा है, सोल्ड तो ग्लोबली हो रहा है ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में भी हो रही है तो डिजाइनिंग यूएसए में हो रही है, तो ग्लोबली हो रहा है सब कुछ, इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। ठीक है, तो विल स्टडी की फीचर्स क्या हैं ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मैंने भी बताया कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है। कंट्रीज ना कनेक्टेड हो गई हैं एक दूसरे से, दे आर इंटरकनेक्टेड ट्रेड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन्स हो गया, लेबर मूवमेंट, कैसे भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एक कंट्री में हो रहा है तो इट बिकम्स रॉ मटेरियल फॉर द अदर कंट्री। जैसे इंडिया इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल डिफरेंट कंट्रीज से, तो इंटरडिपेंडेंस हो गई ना इंडिया की और कंट्रीज के ऊपर क्रूड ऑयल को लेकर। तो ये की फीचर हो गया इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इसकी ना शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हो। अभी जैसे हैं पॉलिटिकल एंड लीगल इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। एक इसका मेमोरी टेक्निक, पेट, CSR। PET stands for political and legal influences. E, economic interdependence. T, technological integration, cultural diversity. S stands for sustainability and ethics. R stands for risk and uncertainty. ये points याद होने चाहिए, तो you can use this memory technique also. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एंड लीगल इन्फ्लुएंसेस। कैसे अगर बाहर की कंट्री में कुछ चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिकली या लीगली, तो वो दूसरी कंट्री को भी इफेक्ट करता है, डेफिनेटली इफेक्ट करता है। सपोज कोई रूल्स, इन गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए बाहर, इंटरनेशनल लॉज में, जीएसटी में कुछ चेंजेस आ गए, इट विल इफेक्ट आवर कंट्री ऑल्सो। कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डिसीजंस हो गए सपोज, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कुछ पॉलिसीज में चेंजेस आ गए, तो इट विल इफेक्ट अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो पॉलिटिकल एंड लीगल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है अब। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, मतलब टेक्नोलॉजीज जो है ना आजकल कनेक्ट करके रखती हैं, दे कैन कनेक्ट। उन्होंने बिजनेसेस को ना कनेक्ट कर दिया वर्ल्ड वाइड। कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, ई कॉमर्स, ब्लॉकचेन, डिजिटल कम्युनिकेशन। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो आप गूगल मीट्स का। आप गूगल मीट से किसी से भी, इट्स अ टेक्नोलॉजी ओनली, यू कैन इंटीग्रेट विद एनीबॉडी, एनी सिटिंग एनीवेयर। ठीक है, ऑल्सो अगर कोई सेलर है एक स्टेट के अंदर, तो वो अमेजन के थ्रू कहीं भी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है सब कुछ। दैट्स टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ओनली। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब बिजनेस आजकल ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं जो, तो उन्हें दे नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या डिफरेंट कल्चर्स हैं, क्या क्या कस्टमर प्रेफरेंसेस अलग हैं, लैंग्वेजेस कैसे अलग हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस अलग हैं। अगर ये जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, तो बिजनेस में अच्छा ही सक्सेसफुल रहेगा उस कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकडी है इंडिया में, तो यहाँ पे वो मैक आलू टिक्की बर्गर्स बेचते हैं, बट बाहर नहीं बेचते वो, बाहर बीफ बर्गर्स टाइप बिकते हैं। तो उन्होंने क्या स्टडी किया ना इंडिया में कि क्या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग दे चेंज देयर। यहाँ पे उनका सेल्स उन्होंने चेंज कर दी कि हाँ डिमांड ये है, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स। सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स में क्या है कि आजकल जो कंज्यूमर्स है ना, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो कंपनीज हैं वो कुछ इन्वायरमेंट के लिए करें, सोशली रिस्पॉन्सिबल बने। इसमें यही लिखा है, बिजनेसेस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फॉलो एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। क्या मतलब समझ में आ रहा है, बेसिक रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जैसे कोविड आया, कोविड-19, उसने क्या किया, वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस को इफेक्ट किया ना। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि कैसे कोई भी रिस्क रहता है कि कोई बाहर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, कोई पैंडेमिक आ गया, कोई
पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो गई, ये सब आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। दे मे इफेक्ट ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो। सो ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट जो है हाईली डायनामिक है, तो कंपनी शुड बी वेरी अडेप्टिव एंड इनोवेटिव। ठीक है, दे शुड बी अवेयर टू कैसे उन्हें इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हुए कैसे अचीव करने हैं सारे टारगेट्स। तो इफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, यू नीड टू मेंशन कि व्हाट इज ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, थोड़ा सा कि वो सब हो है क्या, वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद की फीचर्स बताने हैं। एक पेट के नाम से आप इसको याद करो, पेट, CSR, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्फ्लुएंसेस, ई से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, टी से टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, सी से कल्चरल डाइवर्सिटी, एस से सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स, एंड आर से रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। What is meant by World Trade Organization and define its functions? World Trade Organizations क्या होती है? ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को रेगुलेट करती है बिटवीन द नेशंस। ठीक है, बताओ क्या होगा अगर एक कंपनी जो है टैक्सेस बढ़ाती जाए अपने इंपोर्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली बाकी कंट्रीज का ट्रेड भी इफेक्ट हुआ है ना। तो इस सब को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। वो जो रूल्स ऑफ ट्रेड है ना, कि दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे, उनके रूल्स होंगे ना कुछ, तो उसको रेगुलेट करता है कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर जेनेविया स्विट्जरलैंड में है। तो ये किस लिए फॉर्म हुआ था? WTO वॉज फॉर्म टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट, रूल बेस्ड एंड प्रोडिक्टेबल फ्रेमवर्क बनाने के लिए। इसका मेन रोल यही है कि ताकि एक स्मूथ फ्लो हो, फ्रीली फेयरली सब ट्रांसपेरेंटली, बैरियर्स कम हो, रिस्ट्रिक्शंस कम हो, डिस्प्यूट्स कम हो बिटवीन द कंट्रीज, और ट्रेड स्मूथली फ्लो करे, सब ट्रेड बहुत अच्छे से हो। तो इसके भी फंक्शंस हैं WTO के। इसके लिए भी आपको ये पूछा ही है, डिफाइन इट्स फंक्शंस। इसके फंक्शंस हैं, देखो पहले हेडिंग्स पढ़ते हैं हम। एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, टेक्निकल असिस्टेंस, कॉपरेशन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसकी आप एक मेमोरी टेक्निक याद कर सकते हो, AFDTC, a friend doesn't trouble classmates, a friend doesn't trouble classmates। क्या पढ़ रहे हैं हम? WTO के फंक्शंस। A stands for administering, से याद कर लो, administering trade agreements, forum for trade negotiations, dispute settlement, trade policy review, and C stands for cooperation। इसमें रहेगा टेक्निकल असिस्टेंस, ये अलग से याद कर लेना कि हेल्प करने के लिए, जो अंडर डेवलप, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब आते हैं ए, एडमिनिस्ट्रिंग द ट्रेड एग्रीमेंट्स। WTO जो है वो सब कुछ देखता है कि जो एग्रीमेंट्स बने हैं वो सही बने हैं, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बीच में जो कंपनीज के एग्रीमेंट्स फॉर्म हुए हैं, मतलब गुड्स को ट्रेड करने के लिए, सर्विसेज को या IPR को, तो उन सबको एडमिनिस्टर करता है, मैनेज करता है, मतलब वो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को मैनेजेस WTO। ठीक है, नेक्स्ट इज फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। WTO क्या है? एक ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, ताकि वो नेगोशिएट कर सकें, डिस्कस कर सके कैसे उन्हें टैरिफ रिड्यूस करना है, जो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, ट्रेड बैरियर्स है वो कैसे उन्हें कम करने हैं। तो ये क्या है? एक टेबल प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, सॉरी, ताकि वो अपना नेगोशिएशन सब डिस्कस कर सकें। ठीक है, इट्स अ फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। डिस्प्यूट सेटलमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। अगर एक कंट्री अनफेयरली जो बैन कर रही है अदर कंट्री के प्रोडक्ट्स को, तो एक दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा। तो वो डिस्प्यूट को मैनेज करते हैं कौन? WTO रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर नेशंस, कैसे? फेयरली एंड सिस्टमैटिकली। ठीक है, तो एक मीडिएटर और जज का काम करता है WTO। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। WTO क्या है? पीरियोडिकली रिव्यू करता है ट्रेड पॉलिसीज मेंबर कंट्रीज की, ताकि ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी बनी रहे, कि एक कंट्री ने जो पॉलिसी बनाई है ट्रेड करने के लिए वो सही भी है या नहीं। ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर दी हैं, कुछ भी ऐसा कर दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल असिस्टेंस। जो WTO है वो ट्रेनिंग और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड
कंट्रीज़ को, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें ग्लोबल ट्रेड के अंदर। अगर कंपनी लीस्ट डेवलप है, तो वो तो ऐसे वरना ट्रेड ही नहीं कर पाएगी ग्लोबल ट्रेड के अंदर। तो डब्ल्यूटीओ क्या है? टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है। नेक्स्ट इज कॉपरेशन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। डब्ल्यूटीओ कॉपरेट करता है क्या? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके कंट्रीज की अच्छे से। तो इसमें कंक्लूजन, आप जैसे क्वेश्चन अगर ये आ जाता है, तो आप इसमें ऐसे ही कंक्लूजन लिखना है। पहले स्टार्टिंग विद द सॉरी स्टार्ट करना कि हाँ मीनिंग लिखा आपने, मीनिंग तो पूछा ही है, व्हाट इज मेंट बाय डब्ल्यूटीओ, उसके फंक्शंस डिफाइन करना एज पर 5 मार्क्स है ना। उसके बाद ये एक कंक्लूडिंग लाइन दे दिया आपने, लाइक दिस। एक मिनट। इसमें के एग्जांपल भी लिख सकते हो कि सपोज इंडिया ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो क्या होगा? डिस्प्यूट्स होंगे, कंप्लेंट्स आएंगी, है ना। तो ये सबको रेगुलेट कौन करता है? डब्ल्यूटीओ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबल कॉम्पैक्ट? नेम द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ग्लोबल कॉम्पैक्ट क्या है? ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था, लॉन्च किया था, एक इनिशिएटिव था, ताकि इंकरेज कर सके बिजनेस को अक्रॉस द वर्ल्ड कि एक सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज वो सब बनाए। ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या बताओ कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे पहले लेक्चर्स में, क्या कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट्स पे फोकस करना चाहिए? नहीं, उन्हें एक सोशल, ह्यूमन राइट्स पे, लेबर स्टैंडर्ड्स पे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और एंटी करप्शन पे ध्यान देना चाहिए। इसके अंदर ये मेन जो है कैटेगरीज रहेंगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था, तो इट्स यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ये क्या करता है? अलाइन करता है बिजनेस ऑपरेशंस को, स्ट्रैटेजीज को, कि प्रॉपर एथिकल वैल्यूज रहे, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एंड एक कॉर्पोरेट बिहेवियर अच्छा है, इंकरेज करता है कंपनीज को कंट्रीब्यूट करें वो सोसाइटी की तरफ। तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, और ये 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 4 मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक तो ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर स्टैंडर्ड्स, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट, एंड नेक्स्ट इज एंटी करप्शन। तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म हो गई HLEC। ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंट एंड करप्शन। ठीक है। तो स्टार्टिंग विद ह्यूमन राइट्स में दो हैं कि बिजनेसेस शुड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनली प्रोक्लेम ह्यूमन राइट्स। बिजनेस को ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना चाहिए, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज बिजनेसेस शुड एश्योर कि कोई ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस ना हो, कोई भी कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व ना हो या सपोर्ट ना करें ह्यूमन राइट एब्यूजेस को। ठीक है। नेक्स्ट इज ये ह्यूमन राइट्स के अंदर दो ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2। एक तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, नेक्स्ट इज इन्वॉल्व ना हो ह्यूमन राइट अब्यूजेस में, नो ह्यूमन राइट अब्यूजेस। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल 3, इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब बिजनेसेस को ऐसा प्रमोट करना है कि जो लेबर है सपोज, तो वो एक अपना एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन करना है। दे हैव द राइट टू बार्गेन ऑल्सो, जैसे ट्रेड यूनियंस फॉर्म हो जाती हैं, ट्रेड यूनियन नहीं, सॉरी, लेबर यूनियंस, दे कैन फॉर्म। इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट इज बिजनेसेस शुड सपोर्ट द एबॉलिशन। इसमें क्या है? कंपल्सरी लेबर जो एबॉलिश करनी है, उन्हें फोर्स लेबर को अबॉलिश करना है। इसमें आप लिख सकते हो एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर। तो बिजनेसेस को सपोर्ट करना है कि अबॉलिश हो जाए ये फोर्स लेबर, कंपल्सरी लेबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बिजनेसेस को देखना है कि कोई चाइल्ड लेबर ना हो, जो अंडर एज बच्चे हैं फैक्ट्रीज में, जो डेंजरस केमिकल्स वाली इंडस्ट्रीज है वहाँ पे काम ना करें। बिजनेसेस को डिस्क्रिमिनेशन भी एलिमिनेट करनी है एम्प्लॉयमेंट में और ऑक्यूपेशन में, मतलब जॉब्स टैलेंटेड लोगों को मिले, ये नहीं जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे जॉब्स नहीं मिले। ठीक है। इसके अंदर 4 पॉइंट्स थे लेबर स्टैंडर्ड्स के अंदर, क्या क्या? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, कंपल्सरी फोर्स लेबर से अबॉलिश करना है, चाइल्ड लेबर अबॉलिश करना है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एलिमिनेट करना है। फिर है इन्वायरमेंट, जो मेजर कैटेगरी है हमारी,
तो इसके अंदर क्या है, प्रिकॉशनरी अप्रोच लेके चलनी है। इफेक्टिव अप्रोच कैसे? पहले ही मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कुछ पता है कि इससे पॉल्यूशन होने वाला है तो पहले पोल्यूशन कंट्रोल मेजर लेके चलो। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल नंबर 8। इसमें क्या है, इनिशिएटिव लेने हैं ताकि ग्रेटर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्रमोट करो। कैसे करेंगे ग्रेटर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताओ? मतलब वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, रिसाइकलिंग हो गया, जैसे आप कर सकते हो कंपनीज। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल नंबर 9। उन्हें इंकरेज करना है डेवलपमेंट बिजनेसेस को, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। मतलब वही इकोनॉमिक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को यूज करना है हमें। नेक्स्ट मेजर हेड इज एंटी करप्शन। इसमें क्या है, बिजनेसेस को करप्शन नहीं करनी। दे शुड वर्क अगेंस्ट द करप्शन इन ऑल फॉर्म्स। चाहे वो ब्राइब लेना हो गया, या एग्जॉर्शन हो गया, या कुछ भी हो गया, कोई लीगल पेमेंट्स नहीं लेनी। तो बेसिकली वो ये प्रमोट कर रहे हैं कि एंटी करप्शन होना चाहिए। तो इसके चार मेजर 10 प्रिंसिपल्स हो गए ग्लोबल कंपैक्ट के। इसमें चार कैटेगरीज में डिवीजन हो गया। ह्यूमन राइट्स में दो हो गए, लेबर स्टैंडर्ड्स में चार हो गए, फिर एनवायरनमेंट के अंदर तीन हो गए, और एंटी करप्शन में एक हो गया कि करप्शन नहीं करनी, ब्राइब्स नहीं लेनी, इलीगल पेमेंट्स नहीं लेनी एंड ऑल दैट। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टर्स भी वही प्रेफर, आगे लिखा है एक दो लाइंस और आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कंपैक्ट है ना, ये इंकरेज करता है कंपनीज को पब्लिश करे अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स भी, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और डिस्क्लोज करे अपना ईएसजी प्रैक्टिसेस भी। ईएसजी प्रैक्टिस मतलब इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ये हमने पिछले सैम्पल पेपर में भी डिस्कस किए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? डिस्कस इट्स applications across different technologies.